हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का जो बचा हुआ टॉम क्वेश्चंस था उन सब के सॉल्यूशन को आज हम डिस्कस करेंगे। एग्जामपुर के महाभारत सीरीज का सॉल्यूशन हम डेली अपने चैनल पर करा रहे हैं और आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसके लिए हम एक के बाद एक सॉल्यूशन करवाते जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अपना रिस्पॉन्स बनाए रखिए, यानी अपने प्यार को बनाए रखिएगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एग्ज़ाम से पहले हम महाभारत सीरीज पूरा टॉपिक एक सिरे से पूरा टॉपिक ख़त्म करवा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। आज हम बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र का दूसरा भाग लेकर आए हैं, यानी पहले वीडियो में हमने लगभग 40 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। अभी शेष बचे हुए क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक बात और आप सबको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम जो है सितंबर माह में जा सकता है। तो आपको और खुशी होनी चाहिए कि हमें 1 महीने का और भी टाइम मिल रहा है। पहले तो कयास लगाए जा रहे थे कि अगस्त माह में करवाया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो कंडीशन बन रही है उससे यही संभव है कि यह परीक्षा जो है सितंबर माह में जा सकती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि ट्रेडमार्क अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो ट्रेडमार्क अधिनियम जो था 1958 में, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 1958 में व्यापार और व्यापारिक चिन्ह अधिनियम 1958 को अधिनियमित किया गया था, जिसमें भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भी अन्य कानून शामिल थे। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेडमार्क अधिनियम जो था 1958 में अधिनियमित किया गया था। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जमा बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम DICGC की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कौन सी है? तो यह है आपकी भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली शाखा है जो जमा बीमा प्रदान करती है। अगली बात कर लें तो कह रहा है कि यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। 1 लाख रुपए का कवर वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्रीय प्रदान करती है, ठीक। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 12 जुलाई 1982 को संसद के एक अधिनियम के माध्यम से एक विकास बैंक के रूप में की गई, ठीक। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय स्टार्टअप इंडिया पहल को लागू करता है? तो स्टार्टअप इंडिया पहल को लागू करने वाला मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है स्टार्टअप इंडिया पहल को लागू करता है। प्यारे साथियों, एग्जामपुर के महाभारत सीरीज में जो है बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं जो उत्तर प्रदेश एग्जाम के उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जा रहे हैं, या पिछले सत्र में पूछे गए हैं, या फिर आने वाले सत्र में पूछे जाएंगे। उसी के लेवल का क्वेश्चन इसमें दिया गया है। आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि यदि आपने प्रैक्टिस सेट नहीं मंगाई है तो आप हमारे चैनल से जुड़कर सभी टॉपिकों का, सभी चैप्टर्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी पा सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड की जाए वह सबसे पहले उसकी जानकारी आपको मिल सके। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि वीडियो सभी तक पहुँच सके, ठीक है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है आपका कोलकाता में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। कोलकाता में भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा व्यापार और विकास रिपोर्ट जारी की जाती है? तो व्यापार और विकास रिपोर्ट जो है आपकी जारी की जाती है व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही जवाब है वह है जिनेवा।
विश्व व्यापार संगठन यानी WTO एक अंतर सरकारी संगठन है जो 1995 में स्थापित राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन से संबंधित है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 164 सदस्य देश हैं। 164 देश सदस्य इसमें शामिल हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक। और 1995 में यह स्थापित किया गया था। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। भारत ने किस वर्ष में अपना राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया? तो यह शुरू किया था 1952 में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। भारत विश्व का पहला देश था जिसने 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था, यानी विश्व का पहला ऐसा देश था जिसने जो है कि राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। कब किया था? 1952 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो विदेशी मुद्रा जो है प्रबंधन अधिनियम 29 दिसंबर, कह सकते हैं कि 29 दिसंबर 1999 में, ठीक। 29 दिसंबर 1999 को संसद में पारित किया गया था, जो विदेश मुद्रा विनियमन अधिनियम की जगह लेता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉक एकल मुद्रा के साथ एकल बाजार के रूप में कार्य करता है? तो ये है आपका यूरोपीय संघ। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। यूरोपीय संघ जो है व्यापार ब्लॉक एकल मुद्रा के साथ एकल बाजार के रूप में कार्य करता है। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। जीएसटी परिषद के पदेन सचिव के रूप में निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है? तो इस पर पदेन सचिव के रूप में कार्य करने वाला है केंद्रीय राजस्व सचिव। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। केंद्रीय राजस्व सचिव जो है परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करता है। यह भारत के राष्ट्रपति को 1वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के प्रारंभ होने के 60 दिनों के अंदर जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड डॉट 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 में निगमित किया गया था, मतलब किस वर्ष निगमित किया गया था? तो ये है आपका 1973 में। 24 जनवरी 1973 को निगमित इस कंपनी की अधिकृत पूंजी 20 अरब रुपए थी, ठीक। इसे भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला और बर्नपुर में 5 एकीकृत इस्पात कारखाने तथा दुर्गापुर स्थित मिश्र इस्पात कारखाने और सलेम इस्पात कारखानों के लिए उत्तरदायी बनाया गया था। 1978 में सेल का पुनर्गठन किया गया और इसे एक परिचालन कंपनी बनाया गया था, यानी 24 जनवरी 1973 में इसे निगमित किया गया था। और चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की शुरुआत करने वाले वित्त मंत्री का नाम बताएं। तो विदेशी निवेश की शुरुआत 1991 में की गई थी। वो करने वाले कौन थे? आपके मनमोहन सिंह। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। मनमोहन सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि आर्थिक सहयोग व विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो OECD के मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में स्थित है, ठीक है। इसका होगा क्या? पेरिस। फ्रांस का पेरिस शहर है, वहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। राष्ट्रीय कृषि और विकास ग्रामीण विकास बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण की अधिकतम अवधि क्या होती है? हमको ये बताना है। तो इसकी अधिकतम अवधि जो होती है वह आपकी होती है 15 वर्ष, यानी 15 वर्ष तक इसकी अवधि होती है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमको बताना है कि इनमें से कौन सा कर वयन निवेश नहीं है। वयन निवेश कर नहीं है। कौन सा? इक्विटी शेयर में निवेश, यानी ऑप्शन ए जो है वह वयन निवेश कर नहीं है, इक्विटी शेयर में निवेश। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है।
हमारा अगला प्रश्न कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश निषिद्ध है। ठीक, हमको ये बताना है। तो ये है आपका तंबाकू उद्योग में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश निषिद्ध है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में कर गणना के लिए आय को आय के कितने शीर्षों के तहत विभाजित किया गया है। हमको ये बताना है कि आय को आय के कितने शीर्षों तक विभाजित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में कर गणना के लिए आय को आय के कितने शीर्षों के तहत विभाजित किया गया है। तो ये है आपका 5। आय को आय के कितने शीर्षों तक विभाजित किया गया है, 5 शीर्षों तक विभाजित किया गया है। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संघाई 5 समूह को वर्तमान में ... के रूप में जाना जाता है। मतलब वर्तमान में संघाई 5 के समूह को किस नाम से जाना जाता है, हमको ये बताना है। चलिए इसको देख लेते हैं। संघाई 5 समूह को वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता है। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजिकिस्तान ने 1996 में संघाई 5 नाम से संगठन की स्थापना की। ठीक, सन 2001 में वापस संघाई में आयोजित शिखर सम्मेलन में उज्बेकिस्तान को शामिल कर संघाई 6 में बदल दिया गया, जो अब संघाई सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। इनमें से किसे एक अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा निवेश कहा जाता है। तो ये है आपका जावक निवेश। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, जावक निवेश को ये कहा जाता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि उत्पादन के 3 स्तंभ क्या हैं। हमको बताना है कि उत्पादन के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं। तो ये है आपके भूमि, श्रम और पूंजी। यहाँ पर पूजा दिया है। भूमि, श्रम और पूंजी जो है ये उत्पादन के 3 कारक हैं या फिर 3 स्तंभ हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ में अंतर से लाभ लेने को ... क्या कहा जाता है, हमको ये बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन डी, यानी अंतरपणन। विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ में अंतर से लाभ लेने को अंतरपणन कहा जाता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। गरीबी रेखा से नीचे लोगों का अनुपात ... द्वारा अनुमानित किया जाता है। मतलब किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है, लोगों की संख्या के अनुपात के द्वारा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात जो है लोगों की संख्या के अनुपात के द्वारा अनुमानित किया जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किस प्रमुख देश की पूंजी भारतीय पूंजी बाजार चल निधि को चलाने वाली है। हमको ये बताना है कि किस प्रमुख देश की पूंजी जो है भारतीय पूंजी बाजार चल निधि को चलाने वाली है। तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है भारतीय पूंजी बाजार चल निधि को चलाने वाली है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मैट यानी न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स लगाया जाता है। मतलब मैट कहाँ पर लगाया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन ए शून्य कर कंपनियों पर लगाया जाता है मैट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में किस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रतिबंधित नहीं है। हमको बताना है कि किस क्षेत्र में प्रतिबंधित नहीं है। तो चाय बागान, ऑप्शन ए जो है चाय बागान में प्रतिबंधित नहीं है। बाकी शेष जो सिगार निर्माण, चिट फंड व्यवसाय, हस्तांतरित विकास प्राधिकारों व्यापार, इन सब में प्रतिबंधित है। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। फंड जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं वे क्या कहलाते हैं, हमको ये बताना है। तो वे आपके गिल्ट फंड, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, गिल्ट फंड कहलाते हैं। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 49% इसकी जो है विदेशी निवेश सीमा है। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। तो सरकारी खर्च के स्रोत कौन से हैं, अगला प्रश्न है। इसका जो सही जवाब है घाटे की वित्त व्यवस्था और कर में बढ़ोतरी, ऋण का विस्तार, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, सरकारी खर्च के स्रोत यही है।
चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन के कारण बढ़ जाती है। इसको बताना है कि किसके कारण, मूलधन के कारण बढ़ जाती है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी अर्थशास्त्र में असली मुद्रा मूलधन के कारण बढ़ जाती है। क्यों? ब्याज दरों में कमी के कारण। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, शब्द भेदिया लेन देन किससे संबंधित है? तो ये है आपका शेयर बाजार से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। शेयर बाजार से शब्द भेदिया लेन देन संबंधित है, यानी इनसाइडर ट्रेडिंग जो है शेयर बाजार से संबंधित है। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है? तो ये है आपका लागत जन्य मुद्रास्फीति। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, लागत जन्य मुद्रास्फीति। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। ऐसा कोई भी सौदा जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति के नाम स्थानांतरित की जाती है और भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो वह सौदा क्या कहलाता है? हमको इसका जवाब। तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन बी, बेनामी लेन देन। ठीक, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किन्हें अग्रिम कर के भुगतान से छूट प्राप्त है? हमको बताना है कि किन्हें अग्रिम कर के भुगतान से छूट प्राप्त है। तो वो है आपके वेतन भोगी लोग जिनके पास कारोबार या पैसे के लाभ और अभिलाभ की मद में कर देने योग्य कोई आय नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। शून्य शुल्क के पर चीनी के आयात की अनुमति किस लाइसेंस या नीति के तहत दी जाती है? तो ये है आपका ओपन जनरल लाइसेंस, यानी खुला सामान्य लाइसेंस। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 1994 में शून्य शुल्क के साथ ओपन जनरल लाइसेंस के तहत इसको रखा गया था। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। वह कौन सा बजट होता है जिसमें प्रत्येक अवधि के लिए सभी खर्चों को न्यायोचित होना चाहिए? तो वो है आपका शून्य आधारित बजट। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, शून्य आधारित बजट। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि ESOP में ई किसका प्रतीक है? हमको बताना है कि ESOP में ई किसका प्रतीक है। तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन ए, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय इसका सही जवाब है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सेक्टर के समग्र विकास और प्रबंधन को सक्षम बनाने के लिए मिशन फिंगरलिंग नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये है आपका मत्स्य पालन सेक्टर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, मत्स्य पालन सेक्टर इसका सही जवाब है। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जो अल्पसंख्यक छात्र UPSC, SSC आदि द्वारा आयोजित पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी में सहायता प्रदान करने के लिए जो योजना है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है आपका नई उड़ान योजना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई गंगा नदी को साफ करने की परियोजना कौन सी है? तो ये है आपकी नमामि गंगे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, नमामि गंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो राष्ट्रीय आयुष मिशन किससे संबंधित है? हमको बताना है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन जो है किससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आयुष मिशन किससे संबंधित है? तो ये प्रश्न का जवाब आप सभी देंगे। थोड़ा हम भी देखें तो आप पढ़ रहे हैं या नहीं, इसका जवाब आपको देना है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लगभग ये हमारा आखिरी प्रश्न होने वाला है। अगला प्रश्न है, संघ सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच प्रदान करने के लिए जून 2016 में क्या शुरू किया है? तो हमें इसका जवाब देना। तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी संघ सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में और अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच प्रदान करने के लिए जून 2016 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रारंभ किया था। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम पुलिस को देखते हुए हमने जो प्रैक्टिस सेट करवाया था उसमें आज हमने कवर किया है इकोनॉमिक्स को।
इकोनॉमिक्स में जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट्स रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।